हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानविक कोचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज हमारी बायो की ये सेकंड क्लास है और कल हम सेल की डिस्कवरी, सेल थ्योरी, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप नोट्स बना रहे होंगे क्योंकि हम पहले नोट्स बनाएंगे फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप नोट्स जरूर बनाएं ताकि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो कोई आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। न्यूक्लियस, कल जब हम सेल के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, सेल मेम्ब्रेन, ये है हमारा न्यूक्लियस और इसके अंदर जो फ्लूइड था उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। ठीक है, आज हम बात करते हैं इस न्यूक्लियस की। ठीक है, तो देखिए पहले हम न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, ये जो न्यूक्लियस है इसको डिस्कवर किसने किया था, किसने ऑब्जर्व किया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है? तो वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में हमें बताया था न्यूक्लियस के बारे में। और इन्होंने न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या बताया? इन्होंने कुछ पार्ट्स बताए कि जो न्यूक्लियस होता है ना, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये दिख रही है आपको आउटर कवरिंग, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, फिर उन्होंने कहा कि इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये अंदर जो पार्ट है, जो फ्लूइड है, जो मिनरल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये कौन से पार्ट में आती है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। थर्ड पार्ट है इसका न्यूक्लियोलस। ये क्या है? न्यूक्लियोलस। ठीक है, तो पार्ट्स पता चल गई आपको। न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस होता है। ठीक है, यहां तक नोट कर लिया, समझ आ गया। ये हमारा न्यूक्लियस है, ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। ठीक है, डबल लेयर्ड होती है ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है और ये हमारा न्यूक्लियोलस है। ठीक है, चलो ये जो हमारा न्यूक्लियस है ना, इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। ठीक है, ये जो न्यूक्लियस है ये हमारी सेल का, इसको रब कर देती हूँ क्योंकि हम वन बाय वन अब डिस्कस करेंगे इसको। ये जो न्यूक्लियस है ये हमारे सेल की ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज में, ठीक है, और हेरिडिटी में। ठीक है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है या हेल्प करता है, आप ये कह सकते हो। इसलिए हम न्यूक्लियस को एक और नाम दे सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द सेल। ठीक है, इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्रेन ऑफ द सेल, और हम इसको क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, देखो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस एक सेल की ग्रोथ के लिए, उसके मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के लिए और हेरिडिटी के लिए। हेरिडिटी के लिए क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए प्रेजेंट होता है, इसलिए हेरिडिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है,
इसलिए हम न्यूक्लियस को कंट्रोलिंग यूनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोलिंग यूनिट। और क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ द सेल। ये जो न्यूक्लियस है हमारा, इसको हम लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो सेल के बाकी जो पार्ट्स हैं, बाकी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनमें सबसे बड़ा पार्ट हमारा न्यूक्लियस ही होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर, लार्जेस्ट सेल स्ट्रक्चर। और न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं? कैरियन। ठीक है, स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाती है हमारी? स्टडी ऑफ न्यूक्लियस। स्टडी ऑफ सेल किसमें करते हैं? बताया था ना, साइटोलॉजी में। ऐसे ही स्टडी ऑफ न्यूक्लियस हमारी होती है कैरियोलॉजी ब्रांच में। ठीक है, कैरियोलॉजी में। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की। देखो, ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसकी एक आउटर कवरिंग होती है, एक इनर कवरिंग होती है, और इन दोनों लाइनिंग के बीच में एक स्पेस होता है। दिख रहा है आपको स्पेस? इस स्पेस को हम बोलते हैं प्री न्यूक्लियर स्पेस, यानी कि न्यूक्लियस से पहले जो स्पेस है। ठीक है, इसकी इनर लाइनिंग से पहले का जो स्पेस है, इसलिए हमने इसको नाम दे दिया प्री न्यूक्लियर स्पेस। इसके अंदर एक फ्लूइड होता है, इसको हम प्री न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियस है, इसके अंदर बहुत सारे छिद्र होते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। ये जो मेम्ब्रेन है, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, और यहाँ पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। यहां लिख देती हूं मैं, माइक्रोपोर्स। अब ये माइक्रोपोर्स क्या करते हैं? देखिए, साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी प्रोटीन है, या हमारा न्यूक्लियस जो भी प्रोटीन बनाएगा, ठीक है, राइबोसोम्स बनाएगा, वो इस माइक्रोपोर की हेल्प से ही आउटसाइड जाएंगे और माइक्रोपोर की हेल्प से ही इनसाइड आएंगे। तो ये क्या करता है? कंट्रोल, इसकी हेल्प से क्या होता है? मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड। ठीक है, माइक्रोपोर की हेल्प से न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? कोई भी प्रोटीन है वो इसके अंदर जाता है या प्रोटीन बाहर आता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में हमें क्या क्या पता चला? देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो तो देखो, ये हमारी सेल होती है और ये बीच में हमारा न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म। तो एक चीज तो हमें देखते ही पता चल रही है कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये हमारे न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से अलग करती है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती तो न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है ना। तो हम क्या कह सकते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। ठीक है, और क्या बता सकते हो आप इसके बारे में? एक तो हम इसको न्यूक्लियर सेप भी बोलते हैं, या आप ये कह सकते हो, ठीक है, नाम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है एक। और इसके अंदर क्या होते हैं? इसके अंदर एक स्पेस होता है, फ्लूइड फील्ड इन टू मेम्ब्रेन स्पेस, और उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं? प्री न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, कुछ न्यूक्लियस के अंदर माइक्रोपोर्स होते हैं, माइक्रोपोर्स जो क्या करते हैं? सब्सटेंसेस इनसाइड एंड आउटसाइड with the help of माइक्रोपोर्स। इसको आप कंप्लीट कर लेना। ठीक है, तो हमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से पता चल गया। चलें आगे। चलो, अब हम बात करते हैं हमारे न्यूक्लियो
प्लाज्म की। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। देखो न्यूक्लियस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, और डीएनए और क्रोमेटिन पे तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बट डीएनए और क्रोमेटिन, क्योंकि डीएनए का काफी वाइड टॉपिक है, एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा डीएनए का स्ट्रक्चर और किसने दिया, कैसे उसकी स्ट्रक्चर आई, कैसे हमें पता चला। बट अभी यहाँ पर क्या रोल है डीएनए का वो देखते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर वाला जो ये पार्ट है जो हमें दिख रहा है, ठीक है, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैरियोप्लाज्म, या फिर और क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियर सेल, ठीक है। ये साथ के साथ मैं दूसरे नाम इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपको कैरियोप्लाज्म बोल देते हैं तो आपको ये हो जाता है ये कहाँ था, हमने तो पढ़ा ही नहीं। देखो जब हम न्यूक्लियस को कैरियो बोलते हैं तो इसके फ्लूइड को कैरियोप्लाज्म भी तो बोल सकते हैं ना। तो ये है हमारा कैरियोप्लाज्म भी कह सकते हैं हम इसको, और न्यूक्लियर सेप भी कह सकते हैं। अब जो ये हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म है, ठीक है, अब जो ये वाला एरिया है हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके अंदर आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है ना। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म बेसिकली क्या कंटेन करता है, ये कंटेन करता है क्रोमेटिन। मेन जो पार्ट है हमारा जो इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर होता है क्रोमेटिन। और जो ये क्रोमेटिन है ये किस किस से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। किस किस से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब देखो ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये तो 0.1 समथिंग इसका साइज होता है, बट जो ये क्रोमेटिन है ये 2.2 का होता है। तो इतने छोटे से एरिया में हमारा इतना ज्यादा क्रोमेटिन कैसे आता है, तो ये कुछ ना कुछ अरेंज फॉर्म में होता है, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको इस छोटे से एरिया में लाने के लिए क्या क्या स्ट्रक्चर होती है। मान लो ये हमारा हिस्टोन प्रोटीन है और ये हमारा डीएनए है, तो डीएनए क्या करेगा, इसके ऊपर चिपक जाता है, हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर चिपक जाता है, और जो हमें स्ट्रक्चर दिखती है वो कैसे दिखती है, ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो क्रोमेटिन की जो हमें स्ट्रक्चर दिखती है ऐसा लगता है कोई मोतियों की माला पड़ी है, ठीक है। तो क्रोमेटिन की जो स्ट्रक्चर दिखती है हमें वो कैसे दिखती है, ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर। फर्दर क्या होता है, देखो जब तक सेल डिवाइड नहीं होती हमारा क्रोमेटिन ऐसे दिखता है। जैसे ही सेल डिवाइड होना स्टार्ट होती है तो जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम्स, ठीक है, और एक प्रॉपर शेप में भी दिखता है हमें, ठीक है। अब अगर आपने पहले भी पढ़ा है तो आपको पता होगा कि डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। और डीएनए क्या काम करता है, हेरिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। एक पेरेंट सेल डॉटर सेल से जब डॉटर सेल बनती है तो जो क्रोमेटिन है इसकी वजह से क्रोमेटिन के अंदर जो डीएनए है और डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं उनकी वजह से क्या होता है, हमारा हेरिडिटी कैरेक्टर फिक्स होता है या पता चलता है कि कौन से कैरेक्टर इसके अंदर हैं। इसीलिए बच्चे जो हैं वो अपने माता पिता से मिलते हैं। तो यहाँ पे जो पेरेंट सेल डॉटर सेल में डिवाइड होती है तो यहाँ पे क्या ट्रांसफर होता है, बेसिकली डीएनए, ठीक है। डीएनए ही डिसाइड करता है, डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स। डीएनए के अंदर क्या होता है, जीन्स, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते हैं। तो डीएनए क्या बनाता है, आरएनए। अब आरएनए भी बहुत तरह के होते हैं, ठीक है, बहुत टाइप है आरएनए के भी। यहाँ पर जो आरएनए बनता है वो है आरआरएनए, ठीक है। अब यहाँ पे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, डीएनए ने हमें दे दिया आरआरएनए, ठीक है। अब जो ये आरआरएनए है जब ये कहीं एक जगह पे, मान लो इस जगह पे ये बन रहा है काफी, तो इस पार्ट को हम बोल देते हैं
न्यूक्लियोलस, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस का बेसिक काम क्या है कि ये आरएनए को बनाता है, प्रोटीन को बनाता है, राइबोसोम्स को बनाता है। अगर आपने पहले भी पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा हो, तो मैं बताती हूँ कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो आरएनए ही होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन बनाते हैं, क्योंकि सेल को वर्क करने के लिए और न्यूक्लियस को भी प्रोटीन की जरूरत होती है। तो प्रोटीन कौन बनाता है? सबको पता होगा, ये कॉमन पॉइंट है, काफी कॉमन क्वेश्चन है। प्रोटीन कौन बनाता है? राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोलस का मैं यही लिख देती हूँ। न्यूक्लियोलस क्या करता है? 1 मिनट। न्यूक्लियोलस क्या करता है? बेसिकली आरएनए का सिंथेसिस करता है, या आप ये कह सकते हो कि राइबोसोम्स बनाता है। ठीक है, ये आरएनए का सिंथेसिस करता है। ये जो माइक्रोपोर्स हैं, इनकी हेल्प से कुछ साइटोप्लाज्म से कुछ प्रोटीन अंदर चला जाता है और क्या बन जाता है? राइबोसोम बन जाता है। और ये जो हमारा स्ट्रक्चर है, ये जो हमारा न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स लगे होते हैं, और कुछ राइबोसोम्स इन्हीं माइक्रोपोर्स की वजह से हमें सेल के अंदर भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो देखो इतना समझ में आया, पता चला। देखो सबसे बाहर वाली कवरिंग थी हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर्ड होती है, आउटर कवरिंग और बाहर इनर कवरिंग। ठीक है, इसके अंदर एक स्पेस होता है जिसको हम प्री न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, और यहाँ पे पोर्स पाए जाते हैं जिनको हम माइक्रोपोर्स बोलते हैं। माइक्रोपोर क्या करते हैं? प्रोटीन को या किसी भी मटेरियल को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर लेके जाते हैं और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, सेकंड हमारा पार्ट था न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म को हम कैरियोप्लाज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर सैप भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी, ये क्या है? हमारा क्रोमेटिन। क्रोमेटिन किससे बनता है? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से। ठीक है, और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से चिपका होता है, तो जो क्रोमेटिन की स्ट्रक्चर है वो कैसे दिखती है? ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर, मोतियों की माला जैसे स्ट्रक्चर हमें दिखती है। फर्दर मैं इस पॉइंट को दोबारा लिखती हूँ। फर्दर जब सेल डिवाइड होना स्टार्ट होता है, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है, तो जो क्रोमेटिड है हमारा वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में आ जाता है, दिखने लग जाता है हमें। स्ट्रक्चर तो ये भी थ्रेड लाइक ही होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स होते हैं जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, हो गया। और इसके अंदर एक पार्ट और होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। न्यूक्लियोलस बेसिकली क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, आरएनए को बनाता है, राइबोसोम्स को बनाता है। यही इसका मेन काम है। मैं यहाँ पे फिर से लिखूं, न्यूक्लियोलस क्या करता है? न्यूक्लियोलस आरएनए का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन को बनाता है। ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन है, या आप ये कह सकते हो राइबोसोम्स को बनाने में मदद करता है। जितना भी प्रोटीन है ना, जितने भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर बनेगा। ठीक है, इसके पास होगा वो, फिर ये फर्दर उसको देगा। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि जब सेल डिवाइड होती है तो वहां पर जो हमारे हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती हैं, वो किसकी वजह से जाते हैं? अभी हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, क्रोमोसोम्स बनता है। अब उस क्रोमोसोम्स के अंदर जो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी वजह से जाते हैं? डीएनए और जीन्स की वजह से। ठीक है, अगर आपको सिर्फ डीएनए दिया मिलता है कोई बात नहीं, बहुत है। अगर जीन्स भी साथ में दे रखा है तो बेस्ट है। ठीक है, डीएनए और जीन्स की वजह से। और क्वेश्चंस देखो कैसे बनेंगे। जब सेल डिवीजन होता है तो उसको हम बोलते हैं कैरियोलाइसिस।
तो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, कैरियोलाइसिस इज डैश, कैरियोलाइसिस इज डैश, आपको दिया मिलेगा न्यूक्लियर डिवीजन, सेंट्रोसोम, क्रोमोसोम्स, ऑप्शन टिक कर देना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आया था रेलवे में 2018 में, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा ये डायग्राम देखा, मैंने रफली बनाया जो क्रोमोसोम्स का, ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, ये एक सिंगल क्रोमेटिड से बने होते हैं, ठीक है। अब हमें क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर रफली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसका जो ये अपर पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं टेलोमर, ये होते हैं हमारे शॉर्ट आर्म, ये होता है हमारा सेंट्रोमर, ये फिर हमारी लार्ज आर्म, ठीक है, और फिर ये टेलोमर, और ये पूरा क्या कहलाता है हमारा क्रोमेटिड, ठीक है। तो क्वेश्चन था 2018 में कि टू क्रोमोसोम्स आर अटैच एट व्हाट पॉइंट, ठीक है, ये समझ लीजिए आप। प्रॉपर क्वेश्चन था कि ए पॉइंट वेयर द क्रोमेटिड्स आर अटैच, लिखो मैं यहां पे ए पॉइंट where the chromatids are attached is dash। अब जब आपको ये पता चल गया तो आपने देखा होगा ना कैसे अटैच होता है, यहाँ पे अटैच होता है ना ऐसे, तो कौन से पार्ट से अटैच हुआ, सेंट्रोमर से, तो इसका आंसर क्या आएगा, सेंट्रोमर। क्लियर है, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन पूछा था, वो भी प्रीवियस एग्जाम का था, कैरियोलाइसिस इज डैश, कैरियोलाइसिस जब सेल डिवीजन होता है, जब सेल का डिवीजन होता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैरियोलाइसिस, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर क्या थी, क्रोमेटिन की थी, ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, जैसे ही सेल डिवीजन होना स्टार्ट होता है तो हमें एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिखती है जिसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स को हम व्हीकल ऑफ हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी। ये एक बार एब्स्ट्रैक्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, व्हीकल ऑफ हेरिडिटी, और ये उस टाइम की बात है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था, जब 60 नंबर की साइंस नहीं पूछी जाती थी, ठीक है। अब तो बहुत मुश्किल आने लगी है, बट हम इस बार ऐसी तैयारी करेंगे कि हमारा एब्स्ट्रैक्ट बड़ी ही आराम से क्लियर हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स बनाकर चलिएगा, ठीक है। तो व्हीकल्स ऑफ हेरिडिटी बता सकते हैं ना, अब आप किसको बोलेंगे, क्रोमोसोम्स, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखो, जो हमने पढ़ा है ना, ये बेसिक्स है, इसी के ऊपर क्वेश्चंस बता रही हूँ मैं आपको कि कैसे बनते हैं। देखो, डीएनए प्लस हिस्टोन इज डैश, न्यूक्लियोसोम, क्रोमोसोम्स, क्रोमेटिन, या फिर ऑल दी अबोव। बताओ, अब अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर, कमेंट करो मुझे। देखो, अभी हमने देखा जो ये हमारा क्रोमेटिन था, ये क्या है, डीएनए प्लस हिस्टोन, ठीक है। क्रोमेटिन तो हमारा राइट है। अब जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर भी तो डीएनए है ना, और वो डीएनए किस फॉर्म में गया, वो डीएनए कैसा था, हिस्टोन प्रोटीन पे चिपका हुआ। क्रोमोसोम्स में जाके वो कंडेंस्ड हो जाता है, कंडेंस होने के बाद, कंडेंस यानी कि सिकुड़ जाता है, चिपक जाता है, और भी चिपक जाता है, और जो ये हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सी अरेंज फॉर्म में दिखने लग जाती है। तो क्रोमोसोम्स भी होता है। न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियस से ही बना है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल दी अबोव।
तो देखो डीएनए हिस्टोन के बारे में आपने पढ़ा है, बहुत इजी है, थोड़ा सा एग्जामिनर इधर उधर करने की कोशिश करेगा, आपको बड़े ही ध्यान से आंसर करना है, ठीक है। और देखो और क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, बताओ। देखो अभी हमने कहा कि क्रोमेटिन जब कंडेंस्ड हो जाता है, थोड़ा सा चिपक जाता है, तो क्वेश्चन बना लो, एट द टाइम ऑफ क्रोमेटिन कंडेंस्ड देन वी हैव व्हाट, तो हमें क्या मिलता है, क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले क्रोमोसोम्स के अंदर क्या क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन होता है, डीएनए के पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है, हेरिडिटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए, ठीक है। और देखो और क्या बता सकते हो आप इसके बारे में, सोचो, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं अगर हम स्टार्टिंग से शुरू हो जाए तो। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, चलो रिवाइज करवाते हूँ। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। कब किया था, 1831 में, ठीक है। और न्यूक्लियस को हम क्या बोल सकते हैं, कैरियन बोल सकते हैं। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस क्या कहलाती है, हमारी कैरियोलॉजी कहलाती है। आउटर मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, या कैरियो मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में टू मेम्ब्रेन्स के बीच में जो स्पेस होता है इसको क्या बोलते हैं, प्री न्यूक्लियर स्पेस। यहाँ पे कुछ पोर्स पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपोर्स बोलते हैं। एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जिसको हम क्रोमेटिन बोलते हैं। क्रोमेटिन किस किस से मिलकर बनी होती है, डीएनए प्लस हिस्टोन से, ठीक है। और अंदर एक न्यूक्लियोलस होता है, देखो अंदर इसके जो न्यूक्लियोलस होता है वो क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, आरएनए का सिंथेसिस करता है, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं कल।